हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। आज हम करने वाले हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर में एक स्टेप और आगे जॉन गाल्सवर्दी के बारे में बात। जॉन गाल्सवर्दी के बारे में आपको पता ही होगा, ये एक मॉडर्न पोइट कहे जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो 1867 में हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 1933 में। और ये एक फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट और प्ले राइट थे 20वीं सेंचुरी के। इन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। देखिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके सभी मित्रों के पास में ये वीडियो पहुंच सके। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके करियर की। तो इन्होंने अपने करियर में 20 नॉवल, 27 प्ले और 173 शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखा था, जिनमें से जो सबसे फेमस था वो था द फोरसाइट सागा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में 20 नॉवेल्स लिखे थे, 27 प्लेस लिखे थे, 173 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। देखिए, जॉन गाल्सवर्दी जो थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 14 अगस्त 1867 में किंगस्टन हिल, सरे, इंग्लैंड में हुआ था। तो कई बार पूछ भी लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। अगर आपसे हिल का नाम था किंगस्टन और समय था 14 अगस्त 1867। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1933 में ग्रोव लॉज, हैम्पस्टीड में, जो नॉर्थ लंदन में है। ठीक है, नॉर्थ लंदन में जो ग्रोव लॉज हैं वहाँ पर हैम्पस्टीड में, नॉर्थ इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933। डेट याद करना बहुत ज़रूरी है। कई बार पिछली बार का अगर आप पेपर उठाकर देखें पीजीटी का, तो उसमें आपसे थॉमस हार्डी के बारे में कुछ इस तरह से सवाल पूछा गया था कि उनकी डेट जो थी, बर्थ डेट क्या थी, वो कौन से रीजन से बिलोंग करते थे, इस तरह की बातें उसके बारे में पूछी गई थी। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को पता होना चाहिए कि किस तरह से जो सवाल है वो आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इस सबसे इनके एक तो आपको पता होना चाहिए इनकी बायोग्राफी याद करते समय कि इनके बर्थ प्लेस क्या था, डेट क्या थी, ठीक है, ईयर कौन सा था। इनके पेरेंट्स के बारे में, इनके पेरेंट्स का नाम था जॉन और मदर का नाम था ब्लांचे बायले। मदर का नाम था ब्लांचे बायले। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बेहतर होगा अपने नोट्स बनाकर चले। उसके बाद में हम इनके लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ही वॉज द सन ऑफ अ वेल्दी लंदन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर। देखिए, कई बार जो फादर है उनका प्रोफेशन पूछ लिया जाता है, तो ये क्या थे, लंदन के एक जाने माने सॉलिसिटर के बेटे थे और एंड प्रॉपर्टी ओनर, उनका काम क्या था, प्रॉपर्टी का भी था। ही वॉज एजुकेटेड एट हैरो एंड ऑक्सफोर्ड। आपको पता होना चाहिए कि हैरो एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। उसके बाद में 1889 में इन्होंने लॉ में डिग्री हासिल की थी। ठीक है, ऑनर डिग्री ली थी इन्होंने 1889 में। ही वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890 बट नेवर प्रैक्टिस। उन्होंने क्या किया था, 1890 में वो बार उन्होंने ज्वाइन किया था। लॉ का जो बार था उन्होंने उसका नाम था लिंकन। तो लिंकन बार को उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ कभी प्रैक्टिस के लिए ये गए नहीं थे। 1891 से 93 के बीच में ये एक राउंड किया था, इन्होंने वर्ल्ड टूर किया था। देखिए, इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये एक तो समय पूछा जा सकता है कि 1891 से 93 एक राउंड ट्रिप की थी इन्होंने। ठीक है, कहाँ की, पूरे वर्ल्ड की। तो उसमें ये गए हुए थे, तो कई बार इनसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ गए थे। उसके बाद में होता है ही बिगन हिज करियर एज अ राइटर इन 1895। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने जो करियर था वो कब शुरू किया था, 1895 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज अ राइटर। इनकी शादी होती है एडा नाम की एक लड़की से, जो इनके कज़न थे, भाई थे, आर्थर गाल्सवर्दी, उनकी वाइफ थी। ठीक है, तो ये अपनी भाभी से शादी करते हैं जो इनके भाई आर्थर की वाइफ थी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये एक टूर करते हैं, कौन, इनकी वाइफ एडा और जॉन।
ठीक है। ये दोनों जॉन गाल्सवर्दी और एडा एक टूर करते हैं, कहाँ का, स्लाटर हाउस का। स्लाटर हाउस होता है जो बूचर खाने होते हैं, कसाई खाने होते हैं, उनको बोलते हैं स्लाटर हाउसेस। वहाँ का एक टूर करते हैं और उसके बाद में एक रिपोर्ट बनाते हैं, किसके ऊपर, इन ह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लाटरिंग एनिमल्स, कि जानवरों को कितनी निर्दयता के साथ में वहाँ पर क्या किया जाता है, काटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी क्या हालत की जाती है जब उनके शरीर से मांस को उतारा जाता है। तो इस तरह की जो बहुत, ये उन्होंने टूर किया था 1912 में। ये आप बात रखेंगे कि उन्होंने स्लाटर हाउस का जो टूर किया था वो कब किया था, 1812 में किया था। किसके साथ किया था, अपनी वाइफ एडा के साथ में गए थे वहाँ, और इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, इन ह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लाटरिंग एनिमल्स, जानवरों को काटने के लिए निर्दयतापूर्ण जो मेथड्स थी, जो तरीके थे लोगों के, उनके बारे में। उसके बाद में 1916 में गाल्सवर्दी और उनकी वाइफ एक हॉस्पिटल में काम करते हैं जो फ्रांस में था। फॉर सम मंथ, कुछ महीनों के लिए इन्होंने हॉस्पिटल्स में भी कार्य किया। उसके बाद में 1918 में ही रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी, तो वो क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बैठता है, इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। पहला तो ये कि 1912 में इन्होंने स्लाटर हाउस का दौरा किया था, और दूसरा ये कि 1918 में इन्होंने रिफ्यूज़ किया था क्या, नाइटहुड की उपाधि को, ठीक है। 1918 में नाइटहुड की उपाधि का जो ऑफ़र था वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद में क्या होता है, जॉन गाल्सवर्दी द नोवेलिस्ट, पोइट एंड प्ले राइट एमंग दोज अवॉर्डेड अ नाइटहुड एट द न्यू ईयर वाज ए मिस्टेक, ठीक है, वाज ए मिस्टेक। मिस्टर गाल्सवर्दी refused a knighthood on the ground that literature is its own reward। देखिए, जो जॉन गाल्सवर्दी थे, इनके बहुत ही, एक तरह से ये कहे कि बहुत विनम्र थे वो इस बात को लेकर कि जो नाइटहुड की जो उपाधि है उसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हम लिखते हैं, जो हम राइटिंग करते हैं, उसे जब जनता प्राइज़ करती है, उसकी सराहना करती है, तो वो अपने आप में एक रिवॉर्ड होता है। उसके लिए किसी भी राइटर को रिवॉर्ड देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बेहतर कार्य करेंगे तो लोग आपको अपने दिल में जगह देंगे, और ये सबसे बेहतर उपाधि है, ये सबसे बेहतर रिवॉर्ड है। उसके बाद में एट लिटिल हैम्पटन फॉर द क्रिसमस एंड न्यू ईयर हॉलीडेज, Galsworthy at 9:30 p.m. on 31st December 1907 received a telegram from the Prime Minister David Lloyd George. Please wire by return whether you accept offer of knighthood। ठीक है, वो कहते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड लॉर्ड जॉर्ज, की मतलब आप जो ये एक्सेप्ट कर लें नाइटहुड की उपाधि को, लेकिन वो उसके बाद उसे मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, मैं, आपने मुझे पूछा इसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग माई नेम अपीयर्ड इन ऑल द न्यूज़पेपर, टू माई ऑनर माई नेम वॉज एमंग द न्यू ईयर्स नाइट्स। Instantly I vowed to laws that I must persist in my refusal to accept। वो कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, अगले दिन अगली सुबह में जितने भी न्यूज़पेपर्स थे वहाँ उन सब में छप जाता है कि न्यू ईयर्स के नाइट्स का नाम, और उन्हीं सब के बीच वो अपना नाम, उस सम्मान को देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपसे मना किया था कि आप मेरा जो रिफ्यूज़ल है उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसको पब्लिश कर दिया है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं कि जो प्रेस में सब छपा है वो मेरे लिए बहुत दुखदाई है। अ वेरी अनहैप्पी 24 hours आई हैव always thought and said, I always thought and said that no artist of letters ought to dally with titles and reward of that nature। वो कहते हैं कि मेरे लिए 24 घंटे बहुत परेशान करने वाले रहे। मैं सोचता हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट ऑफ लेटर्स हैं, मतलब किसी भी राइटर को इस तरह के किसी भी टाइटल या रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है। फिर कहते हैं, उसके बाद में क्या होता है, 1921 में ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ लंदन इलेक्शन ऑफ द पैन क्लब। पैन देखिए एक क्लब था जिसमें क्या होता था, पोएट्री, एसेइस्ट, नोवेलिस्ट, इन सब को क्या करते थे,
एक ग्रुप होता था जी, ये ग्रुप काम करता था उन लोगों के लिए जो पेन क्लब हैं, पेन क्लब काम करता था उन लोगों के लिए जो या तो नए राइटर्स हैं जिनका वर्क अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो ये उनको हेल्प करते थे, फाइनेंशियली उनको हेल्प करते थे। साथ ही साथ ये आने वाली नई पीढ़ी में लोगों को बताते थे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उनको राह देते थे। और ये क्लब उनको फाइनेंशियली हेल्प करता था, उनको जहां आवश्यकता होती थी आगे बढ़ाने की, नए राइटर्स को लाने की, ये उस चीज़ के लिए कार्य करता था। तो 1921 में वो फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे लंदन सेक्शन ऑफ पेन क्लब के। उसके बाद में ये एक इंटरनेशनल बॉडी होता था पोइट्स, प्लेराइट, एसेइस्ट एंड नोवेलिस्ट का। देखिए कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पेन क्लब क्या है, तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है पोइट्स, प्लेराइट, एसेइस्ट एंड नोवेलिस्ट की। देखिए पी से होता है आपका पोइट प्लेराइट, ई से होता है आपका एसेइस्ट और एन से होता है आपका नोवेलिस्ट। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। Many of his early novels were written under his pseudonym जॉन सेंट जॉन। जो गाल्सवर्दी ने अपने अर्लियर नॉवेल्स लिखे थे, शुरुआत में जो नॉवेल्स लिखते थे, उनको इन्होंने एक नाम दिया था, अपना फेक नाम, एक तरह से निक नेम रखा हुआ था इन्होंने, जॉन सेंट जॉन, जिसका मतलब था जॉन सन जॉन। सन को उन्होंने सिन किया हुआ था कि जॉन का बेटा जॉन। इनके फादर का नाम जॉन था और इनका नाम भी जॉन था, जॉन गाल्सवर्दी। तो उसी तरह से उनके जो शुरुआती जो वर्क्स थे वो जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश्ड होते थे। 1929 में इन्हें एक ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया जाता है और 1930 में इन्हें डिलीट की उपाधि दी जाती है कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। कैम्ब्रिज और, अब ध्यान रखेंगे कि 29 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, इसके बारे में क्वेश्चंस आ चुके हैं। 1930 में इन्हें डिलीट की उपाधि दी गई थी, कहाँ से, कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड से। ये तकरीबन 7 या 8 यूनिवर्सिटी थी जहाँ से इन्हें डिलीट की उपाधियाँ मिली हुई थी। उसके बाद में क्या होता है, देखिए 30 में तो इन्हें मिली थी 30 में मिली थी इन्हें कैम्ब्रिज और शेफील्ड से। ठीक है, उसके बाद में 31 में इन्हें मिली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इन्हें ऑनरी डॉक्टरेट मिला था। 31 में ही वॉज अपॉइंटेड रोमांसिस लेक्चर्स ऑफ एट ऑक्सफोर्ड। ठीक है, 31 में क्या होता है, 31 में इनको अपॉइंट किया जाता है, 31 में इनको अपॉइंट किया जाता है किस पद पर, रोमनीज लेक्चर्स एट ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, 32 में क्या होता है, इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है लिटरेचर के लिए। 32 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है और सम्मानित किया जाता है 32 में। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, जो इन्हें प्राइज़ मनी मिलती है नोबेल प्राइज़ के लिए, जितनी भी इन्हें प्राइज़ मनी मिलती है, ये सब उसे डोनेट कर देते हैं पेन क्लब को। आपको पता होना चाहिए कि जो इनको नोबेल प्राइज़ के लिए लिटरेचर में इन्हें राशि मिलती है, धनराशि मिलती है, उसको ये क्या करते हैं, पेन क्लब को डोनेट करते हैं, जिससे कि आने वाले आगामी पीढ़ी के जितने भी राइटर्स हैं उनको हेल्प की जा सके। उसके बाद में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं इनके लाइफ में जो हमें पता होना चाहिए। उनमें से एक है, इन द नोवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 ही क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ फिक्शन बाय बैलेंसिंग द वर्च्यू एंड वाइसेस ऑफ द हीरो सोम्स फॉरसाइट अगेंस्ट द वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। देखिए क्या होता है, इनका एक वर्क है फॉरसाइट सागा, उसी के अंदर एक इन्होंने मतलब 3 ट्रायलॉजी लिखी थी, जिसे आप ट्रायलॉजी क्रॉनिकल्स के नाम से भी जानते हो, फॉरसाइट क्रॉनिकल्स से। तो ये क्या था, एक वर्क आता था इनका, एक तो उसमें कुछ तीन के करीब उसमें नॉवेल्स होते थे और 2 उसमें इंटरल्यूड होते थे। तो जो फर्स्ट इनका आया था मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, उसमें एक कहानी है सोमसाइट फॉरसाइट की, जो अपने ही अंदर जो उनके गुण हैं और जो उनकी कमियां हैं उन सबको बैलेंस करते हुए और लोगों से जो उनकी फैमिली में थे उनसे अलग उनको दिखाया जाता है। ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो W.J. लॉन्ग के द्वारा दी गई थी। ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी। उन्होंने कहा था कि उन्हें कभी भी एक अच्छी कहानी कहना नहीं आता था। हालांकि ये बात मुझे सही नहीं लगती, मेरे व्यू से ये सही नहीं है, क्योंकि
अगर हम बात करें जॉन गाल्सवर्दी की, तो ये वे अपने समय के औद्योगिक और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे उनकी कहानियों को इस तरह से पेश करते थे जैसे वो हमारी ही कहानी हो। वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को हमारे लिए लेकर आते थे। हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो उनको अपने नॉवेल्स के इस सारे से सबको बताते थे। एक तरह से जैसे कहा जाता है कि जो साहित्य होता है वो समाज का आईना होता है, वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से दिखाते थे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द फोर्साइट सागा 1922 डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो फोर्साइट सागा है 1922 वो किसके साथ डील्स करती है या कैसी सोसाइटी की है, तो वो मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी की कहानी है। मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी की कहानी है। कहाँ की कहानी है? मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी की। फोर्साइट सागा। ही यूज टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून। ये चीज़ें कई बार पूछी जा चुकी है कि जो गाल्सवर्दी है वो अपने फिक्शन और ड्रामा के लिए कौन सा समय चुनते थे। तो गाल्सवर्दी सुबह के समय जो अपनी फिक्शन को लिखा करते थे और शाम के समय वो लिखते थे अपने ड्रामास को। उन्हें शाम के समय ड्रामा लिखना पसंद था। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नोवेल इनटू अ न्यू नोवेल। वो कई बार क्या करते थे, अपने ही किसी नोवेल को एक नए तरीके से सामने लेकर आते थे या नए तरीके से उसे चेंज कर देते थे। तो ये उनकी एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी थी। जैसे कि आपने कोई नोवेल्स लिखते थे, इनका एक पिजोन है जो इनके किसी दूसरे नोवेल का ही एक कॉपी है। ठीक है, उन्होंने उसमें नए कैरेक्टर, नई सिचुएशंस के साथ में सेम उसी कहानी को लाकर खड़ा किया था और वो बहुत बेहतर तरीके से एक रेस्पॉन्स उसका पब्लिक के द्वारा दिया गया। ये उनकी खासियत थी कि वो पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में कन्वर्ट करते थे, एक बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों के सामने पेश करते थे। उसके बाद में जो सेकंड चीज़ है वो इनकी लाइफ के बारे में, वो ये है कि एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज़ इट्स इनहेरेंट मोरल एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामाटिस्ट इज़ टू ब्रिंग द मोरल पॉइग्नेटी टू द लाइट ऑफ द डे। गाल्सवर्दी कहते हैं कि जीवन के हर किसी व्यक्ति की, हर ग्रुप की अपनी कुछ अंदर निहित मोरल्स होते हैं, नैतिकता होती है, और ये एक ड्रामाटिस्ट का बिजनेस है, उसका कार्य है कि जो व्यक्ति के अंदर नैतिकता है उसे प्रकाश में लाया जाए। प्लॉट एंड स्टोरी एलिमेंट वॉज टू हिम ऑफ नो कंसिक्वेंसेस। इनके जो राइटिंग थी, इनका एक तरह से कहें कि कमी ये भी थी कि जो उनके प्लॉट था या स्टोरी एलिमेंट था, उनके बीच कोई कंसिक्वेंसेस नहीं थे। टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। गाल्सवर्दी का कहना था कि कैरेक्टर, एक्शन और डायलॉग को ध्यान में रखकर आप बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को पेश कर सकते हैं। अगर आपने कैरेक्टर, एक्शन और डायलॉग को बेहतर तरीके से दिखाया है तो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। इन वन ऑफ हिज प्रीफेसेस ही डिक्लेयर्ड द प्ले इज़ द पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हर्ड इन इट्स एटीट्यूड टुवर्ड एन ऑफेंडर, हर्ड लॉव्स एंड हॉर्न पॉइंटेड। वो कहते हैं कि जो एक तरह से प्ले होता है वो एक पिक्चर होता है, समाज के जो भीड़ होती है उसका एक आईना होता है, जहाँ हर व्यक्ति का अपना एटीट्यूड होता है, अपनी आदत होती है और अपना देखने का नज़रिया होता है। और इसी चीज़ को वो अपने जो प्ले थे, अपने जो नॉवेल्स थे, उनमें शॉर्ट स्टोरीज़ में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये थी इनकी बायोग्राफी। इसके साथ ही हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को आपको दिखाएंगे। आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। समय की कमी को देखते हुए आपको बहुत ही कम समय में हम अपना कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें तो इनके जो प्लेस थे, मैंने आपको बताया कि इनके प्लेस कितने थे, मैं आप ये पीछे आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने कितने प्लेस लिखे, कितनी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, कितने नोवेल लिखे। आप उन चीज़ को नोट करके रख लीजिएगा। तो अब उनकी जो पब्लिश्ड डेट थी उसके साथ आपके सामने कुछ इनके प्लेस आ रहे हैं, वर्क्स आ रहे हैं। आप उन चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पेपर में, यहीं से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, द सिल्वर बॉक्स, जॉय, स्ट्राइफ, जस्टिस, द लिटिल ड्रीम, द एल्डेस्ट सन। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इन चीज़ों का जो आपके सामने ये नोवेल्स दिए गए हैं, इन सब चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चीज़ों को याद कीजिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं।
उसके बाद में आती है इनकी कुछ पोएट्री। इन्होंने 3 पोएट्री लिखी थी, मूड्स, सॉन्ग एंड डोग्राल्स। इसके बारे में पिछली बार पूछा गया है। द बेल्स ऑफ पीस, वर्सेस ओल्ड एंड न्यू। उसके बाद में आते हैं इनके नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। आप उन चीज़ों को ध्यान दीजिए, लिखना शुरू कीजिए, इन चीज़ों को नोट कीजिए। देखिए कुछ वर्क्स आपके सामने ऐसे भी आ रहे हैं जो इन्होंने अपने जोन सिन जोन नाम से लिखे थे, जैसे कि फ्रॉम द फोरविंड्स, जोसलिन, विलारूबिन, अ मैन ऑफ डेवन, द आइलैंड फेरिसीज। ठीक है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका पहला वर्क था जो इन्होंने गाल्सवर्दी नाम से लिखा था, और लास्ट वर्क था द आइलैंड फेरिसीज। ठीक है, आइलैंड फेरिसीज में इन्होंने अपना पेसिडम नेम ड्रॉप कर दिया था, यानी इन्होंने अपना गाल्सवर्दी नेम 1904 में अपनी राइटिंग लिखना शुरू कर दी थी। उसके बाद में इनके वर्क आते हैं, उन चीज़ों को भी आप लिखते चले। ठीक है, इनकी पब्लिश डेट इनके सामने दी गई है, उन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अपनी जो फोरसाइट सागा थी उसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। देखिए जो फोरसाइट सागा थी ये 1922 में लिखी गई थी, और ये एक सीरीज़ है 3 नोवेल्स की। 3 नोवेल की इन्हीं सीरीज़ की वजह से इसको ट्रायलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रायलॉजी। इसके अंतर्गत आपके आते हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी टू लेट इंक्लूडिंग 2 इंटरल्यूड्स, इंडियन समर ऑफ द फोरसाइट 1918 एंड अवेकनिंग 1920। नेक्स्ट जो इनका आता है The Forsyte Saga, it was a modern comedy which was published in 1929 and comprising the 3 novels, The White Monkey, The Silver Spoon, The Swan Song, along with 2 interlude, A Silent Moving and Passers By. उसके बाद में इनकी थर्ड जो ट्रायलॉजी थी उसका नाम था एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, उसका नाम था एंड ऑफ चैप्टर। एंड ऑफ चैप्टर में जो इनका वर्क आता है वो था पहला मेड इन द वेटिंग, फ्लावरिंग एंड वाइल्डनेस, ओवर द रिवर। ये 1934 में पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद। तो कौन सा वर्क इनकी डेथ के बाद पब्लिश होता है? द एंड ऑफ द चैप्टर 1934। तो इस तरह से इनकी 3 ट्रायलॉजीज़ होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज 3 ट्रायलॉजीज़ कौन सी? द फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड ऑफ द चैप्टर आर कलेक्टिवली नोन एज द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। जब ये तीनों ट्रायलॉजी एक जगह मिल जाती है तो इनको द फोरसाइट क्रॉनिकल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों ट्रायलॉजी क्या है? एक परिवार की कहानी है जो उसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और फैमिली कैसी है? विक्टोरियन क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके बारे में कहानी है। तो आप इन चीज़ों को बहुत देखिए, इसमें से क्वेश्चन से एक ज़रूर आता है आपका, इस बात को कंफर्म रखिए कि इसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर आता है। और इसी के साथ ही हमारे जो यहाँ पर वीडियो है हम इसको विराम देते हैं, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।